भैया इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों नमस्कार। अभी पिछले कुछ दिनों से शार्क टैंक इंडिया टीवी शो का बड़ा इनाम चल रहा है, जिसको देखो सब इसी की बातें कर रहे हैं और जिनको इसके बारे में तनिक कुछ आइडिया तक नहीं है, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलते मीम के थ्रू इस तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या है शार्क टैंक इंडिया की असली सच्चाई? तो क्या ये टीवी शो सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एक स्टार्टअप को बबल क्रिएट करेगा जो कि जल्दी फूट जाएगा, या फिर एक नया रिवॉल्यूशन लेके आएगा? जानेंगे इस वीडियो में ये सब कुछ और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शार्क टैंक इंडिया पे आने से पहले मैं आपको एक इतिहास की एक छोटी सी कहानी के बारे में बताता हूँ। एक समय था साल 1995, यूएस के अंदर एक डॉट कॉम का बबल चल रहा था। इसी डॉट कॉम बबल का दूसरा नाम था टेक बबल, जिसको कई बार इंटरनेट बबल के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन आपको पता है इसे डॉट कॉम बबल का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय इंटरनेट की दुनिया काफी ज्यादा इवॉल्व हो रही थी। लोग जो इंटरनेट यूसेज को लेकर काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे थे, और जहां यूसेज बढ़ेगी वहां बिजनेस भी बढ़ेगा। और तभी इस पूरी फिजिकल दुनिया की जो बिजनेसेस होती है उसको एक नया नाम मिला, ऑनलाइन बिजनेस। सभी इस इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि सबको इसमें डेडली स्कोप दिख रहा था। उस समय की जितने भी कंपनीज थी, चाहे वो फंडामेंटल स्ट्रांग हो या ना हो, वो उसका प्रोडक्ट हो या ना हो, सभी उसमें हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे। सभी सिर्फ क्या कर रहे थे कि एक डॉट कॉम का साइट ले रहे हैं, और वही हो गया उनका ऑनलाइन बिजनेस। और मार्केट में इसका क्रेज तब और ज्यादा बढ़ने लग गया जब हमारे जो भी इन्वेस्टर्स थे उस समय पे, वो भैया हैविली इन्वेस्ट कर रहे थे इन सब स्टार्टअप में। मतलब कि जो उस समय जो भी इन्वेस्टर्स थे वो इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता था कि भैया तुम इस रैली में भाग नहीं ले रहे हो, तुम इससे पीछे छूट जाओगे। किसी भी इन्वेस्टर को ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि भैया ये स्टार्टअप किस कैटेगरी में आता है, क्या इसका प्रोडक्ट है, क्या इसका फंडामेंटल है, ये किस इंडस्ट्री में है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या इसका मार्केटिंग है, कुछ नहीं। इवन तो उन कंपनीज का, उन स्टार्टअप्स का बिना कोई वैल्यूएशन कैलकुलेट करे इन्वेस्टर सारे उसमें पैसा उछलते ही जा रहे थे। और ऐसा साल 1995 से लेकर के 2000 ईस्वी तक कंप्लीट चला, और उस समय तक यूएस का जो नैस्डैक इंडेक्स है वो 400% रेट से ग्रो किया। उन कंपनीज में कैश फ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते उन कंपनी का वैल्यूएशन बिना कोई फंडामेंटल का आसमान छूने लग गया। पर जब आपका नीचे की जड़ की पकड़ खोखली हो तो ऊपर का पेड़ कितना देर खड़ा रह पाएगा? और यही हुआ इस बबल के साथ भी। और जब इन 4-5 सालों के पीरियड में ये सब कंपनीज प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, उल्टा रेवेन्यू ग्रोथ तक नहीं दिखा पा रही थी, तब क्या हो गया कि ये बबल बस्ट होना शुरू हो गया, जिसमें कई सारी कंपनी जैसे पेट्स.com, बू.com, नॉर्थकॉम, ग्लोबल क्रॉसिंग एक्सेट्रा अमाउंट ऑफ कंपनीज बैंकरप्ट होकर बंद हो गई। पर हाँ, कुछ कंपनीज उस समय ऐसी भी थी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग थी और वो आज भी सर्वाइव कर रही है, जैसे कि Amazon, eBay, क्वालकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, जिसने ना खुद को ही बचाया बल्कि मार्केट को रिकवरी करने में भी काफी मदद करी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें कभी भी कहीं पैसा लगाने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए, थोड़ा बहुत फंडामेंटल रिसर्च करना चाहिए, और सबसे जरूरी कि अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि हम लॉस को मिनिमाइज करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। अब ऐसा ही कुछ संकेत हमारे भारतीय स्टार्टअप्स की तरफ से देखने को मिल रहा है कि जल्दी जल्दी फंडिंग उठाओ और यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न सब बन जाओ। अब मेरे ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप का बबल चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, इंडिया अभी ग्रोइंग फेज के अंदर है, और ग्रोइंग फेज में कई सारी कंपनीज, नए नए टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन चल रहा है, तो नई नई कंपनीज आएगी, तो कई सारी लॉट्स ऑफ कंपनीज आ रही है, और लॉट्स ऑफ कंपनीज आ रही है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का भी वेव काफी चल रहा है। तो सीधा सा लॉजिक वाला बात है कि इतनी सारी कंपनीज आ रही है तो जरूरी तो नहीं है कि सभी ग्रो ही हो जाएंगे, कितनी सारी मल्टी बैगर बनेगी और कितनी सारी फ्लॉप भी हो जाएगी। और अभी तो भैया हमारे भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अलग ही वेव चल रहा है, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, सबको अपना स्टार्टअप ही खोलना है। लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप खोलना, एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान नहीं होता, इसकी जर्नी काफी कठिन होती है। कितना कूल लगता है ना सुनने में कि मैं इस स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, को फाउंडर हूँ, मैं इस स्टार्टअप का सीईओ हूँ, मतलब खुद को ही टैग दिए जा रहे हैं। और यही कारण बनता है स्टार्टअप के बबल का, क्योंकि एक रियल एंटरप्रेन्योर ये चीज जानता है कि मेरा ये जो स्टार्टअप है वो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा है। मुझे इसको बड़ा करने के लिए चाहे मुझे नींद चैन कुछ भी त्यागना पड़े, हंसी खुशी सब बंद करना पड़े, सब कुछ मैं बंद कर दूंगा। मैं अपने पैशन के ऊपर काफी डेडिकेशन से काम करूंगा। मुझे कितना भी रिजेक्शन क्यों ना मिले, मुझे हार नहीं मानना है। कोई मुझे कितना भी डिमोटिवेट कर ले, मेरा फोकस मेरा विजन पे होना चाहिए। और सबसे जरूरी कि आपके स्टार्टअप के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको पे करेंगे, मतलब कि आपका प्रोडक्ट उसके लाइफ में, आपके कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए, जिसके बाद आपको लोग जानेंगे, आपके स्टार्टअप को जानेंगे। अब कई सारे लोगों की कई सारी प्रॉब्लम्स है कि भैया मुझे भी अपना स्टार्टअप खोलना है, लेकिन कैसे करूं नहीं पता, स्टार्टअप के लिए मुझे आइडिया ही नहीं आता है, स्टार्टअप के लिए मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, और किसी से बात करने के लिए मुझे आता ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इन सारे मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर आपको कई जगहों पे अवेलेबल मिल ही जाएगा। बट अगर आपको इन सारी चीजों का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि भैया आप जाकर के शार्क टैंक इंडिया के टीवी शो को देखो, जिसके अंदर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसके सारे आंसर आपको वहां रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मिलेंगे। लाइक आइडिया कैसे सोचें, बात कैसे करें, को फाउंडर कैसे चुने, इन्वेस्टर से कैसे बात करें, इन्वेस्टर से पिचिंग कैसे करें, कस्टमर से कैसे डील करें, मार्केटिंग कैसे करी जाए, मतलब सब कुछ का ज्ञान आपको स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, धंधा से रिलेटेड मालूम पड़ने वाला है।
आमतौर पर हमारे भारत के अंदर जो भी टीवी शोज होते हैं उसमें से ज्यादातर वेल स्क्रिप्टेड होते हैं और फॉरेन कंट्रीज के कॉपीड होते हैं। ऑल्दो ये शार्क टैंक इंडिया जो टीवी शो है वो भी यूएस की शार्क टैंक का कॉपी ही है, बट मैं इस शो की ये कॉपी बड़ी यूज नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो शो है वो हमारे इंडियन यूथ के लिए और इंडियन इकोनॉमी की बूस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो आई वुड रिप्रेजेंट इट एज शार्क टैंक इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय यूएस शार्क टैंक। वैसे तो शार्क टैंक इंडिया का ये टीवी शो इंडिया के अंदर काफी पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस शो के अंदर काफी सारे सीजन है, अभी पहला सीजन चल रहा है और इस पहले सीजन के अंदर टोटल 35 एपिसोड्स हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है 20 दिसंबर 2021 से। और इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर टोटल 62,000 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से मात्र 198 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको अपना आइडिया पिच करने का मौका मिला है उन 7 शार्क्स के सामने। तो करेंटली शार्क टैंक इंडिया के सीजन फर्स्ट के अंदर टोटल 7 शार्क्स हैं जो कि अपने अपने इंडस्ट्री के महारथी हैं और ये 7 शार्क्स उन स्टार्टअप्स के लिए एज ए गाइडेंस, एज ए इन्वेस्टर, एज ए एडवाइजर और एज ए इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ मिलती है स्टार्टअप्स को वो मिलती है नेशनल कवरेज, क्योंकि यहाँ उसको पूरा भारत देखता है। जब कोई भी स्टार्टअप इस शो के अंदर आता है तो वो सबसे पहले अपने आइडिया की एकदम दमदार पिचिंग करता है और अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज की शोकेसिंग करता है उन 7 शार्क्स के सामने। शार्क्स ये डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि उनका आइडिया और कितना उनका पिचिंग जो है वो कितना ज्यादा बेस्ट है, उनका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है, उनका फ्यूचर में उनका स्कोप कैसा है। और जब उनको सब कुछ सही लगता है तो उसके बाद वो स्टार्टअप के अंदर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बदले में उस कंपनी के कुछ इक्विटी लेते हैं हिस्सेदारी के रूप में, जिसके बाद उन स्टार्टअप्स को एक अच्छी मेंटरशिप मिलती है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलती है और सबसे जरूरी चीज कि उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन हाँ, आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ जो भी स्टार्टअप्स जा रहे हैं शो के अंदर जरूरी नहीं है कि सबको फंडिंग मिली जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर को अपने स्टार्टअप आइडिया के ऊपर फंडिंग अगर नहीं मिलती है तो वो डिमोटिवेट होकर के अपने आइडिया को छोड़ देगा, अपने स्टार्टअप पर से गिव अप कर देगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। और अगर आपको कुछ सीखना है स्टार्टअप से रिलेटेड तो मैं तो आपको यहाँ चैनल पे काफी सारे वीडियोस देता ही हूँ। स्टार्टअप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिजनेस मॉडल और फेलियर स्टोरी के बारे में काफी बात करता हूँ। अब बात करें कि आप ये शार्क टैंक इंडिया का जो टीवी शो है वो कहाँ देख सकते हो, तो वो देख सकते हो सोनी लिव पे, जो कि मंडे टू फ्राइडे 9 PM देती है। पर अगर आप चाहते हो कि इस पूरे 10-15 मिनट का वीडियो जो चलता है शो का उसको मैं एक छोटे से वीडियो में कवर करूँ, 1 मिनट के वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टार्टअप फाउंडर्स ने कितने की फंडिंग उठाई, किस शार्क्स ने उसमें कितना का इन्वेस्टमेंट किया, उसके फाउंडर्स कौन कौन है, उसमें कौन कौन प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैं सबको आपको समराइज करके बताऊं 1 मिनट के वीडियो में। अगर आप ये चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझसे बताओ और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन रखना, क्योंकि मैं अब इस पे काम करने वाला हूँ और आने वाले वीडियो आपको उस पर जरूर मिलेगी। और हमारे चैनल का मोटिव भी तो यही है कि हम ज्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सके, क्योंकि ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे तभी बेरोजगारी खत्म होगी और वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तब देश का यूथ आगे बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 7 शार्क्स के बारे में जो कि शार्क टैंक इंडिया के सीजन फर्स्ट के जजेस हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है स्नील ग्रोवर, जो कि भारत पे के को फाउंडर और एमडी है। भारत पे की शुरुआत करी गई थी साल 2018 में और आज भारत पे का जो करंटली एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है वो है 22,000 करोड़। करंटली बात करें अगर स्नील ग्रोवर की नेटवर्थ की तो वो है 700 करोड़। दूसरे नंबर पे आते हैं अमन गुप्ता, जो कि बोट लाइफस्टाइल के को फाउंडर और सीएमओ है। बोट की शुरुआत साल 2016 में करी गई थी और अभी करंटली बोट का जो टोटल वैल्यूएशन है, एस्टिमेटेड वैल्यूएशन, वो है 11,000 करोड़। अगर बात करें अमन गुप्ता की हम पूरे नेटवर्क की तो वो है 710 करोड़। तीसरे नंबर पे आती है नमिता थापा, जो कि इम्क्यो फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। करंटली बात करें इम्क्यो फार्मास्यूटिकल्स की वैल्यूएशन का तो वो है 15,000 करोड़ और बात करें नमिता थापा की, इनका नेटवर्थ है 610 करोड़। चौथे नंबर पे आता है पीयूष बंसल, जो कि लेंसकार्ट के को फाउंडर और सीईओ है। लेंसकार्ट की शुरुआत करी गई थी साल 2010 में और करंटली लेंसकार्ट का अभी जो वैल्यूएशन है वो है 37,500 करोड़। बात करें पीयूष बंसल जी के बारे में तो इनका जो नेटवर्थ है वो है 600 करोड़। पांचवें नंबर पे आते हैं अनुपम मित्तल, जो कि पीपल ग्रुप के शादी.com के फाउंडर और सीईओ हैं। इसके अंदर और भी कंपनीज आती हैं, लेकिन शादी.com का जो भी करंट मार्केट वैल्यूएशन है वो है 15,000 करोड़। अनुपम मित्तल की नेटवर्थ की बात करें तो वो हो जाता है 300 करोड़। छठे नंबर पे आती है गजल अलग, जो कि ममा अर्थ की को फाउंडर और चीफ ममा है। ममा अर्थ का अगर हम मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसका मार्केट वैल्यूएशन है 7500 करोड़ और गजल अलग की अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो वो हो जाता है 127 करोड़। और सातवें नंबर पे आती है विनीता सिंह, जो कि सुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर और सीईओ है। सुगर कॉस्मेटिक्स की अगर हम मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो वो है लगभग 4,000 करोड़ और अगर विनीता सिंह के नेटवर्थ की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़। अब सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताओ कि इन 7 शार्क्स में से आपके फेवरेट शार्क्स कौन है और आप किस लिए उन्हें पसंद करते हो। मैं अपनी अगर बताऊं तो मेरे सबसे जो फेवरेट शार्क्स है इसमें से वो है अमन गुप्ता। इनका मुझे अंडरस्टैंडिंग और जो डिसीजन स्किल्स है इनका काफी मुझे पसंद है। दूसरे नंबर पे आता है अश्लील ग्रोवर, जो भी मुझे काफी पसंद लगते हैं। अश्लील सर का जो ब्रूटैलिटी है वो मुझे काफी पसंद है। बंदा जो बोलता है एकदम मुंह पे बोलता है। वैसे काफी लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं खड़ूस वगैरह बोल करके, लेकिन आपको ये चीज जानना ही जरूरी है कि भाई ये बिजनेस रियलिटी शो ना कि कोई
ये इंडियन आइडल का शो या फिर कोई बॉलीवुड का शो चल रहा है, यहाँ पे इमोशन चलेगा, इमोशन में बहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस रियलिटी शो है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने होते हैं। और फीमेल साक्स की बात करूँ, उसमें सबसे फेवरेट में जो साक है वो है नमिता थापर, जस्ट बिकॉज ऑफ हर डीलिंग विद द फाउंडर्स। तो आप भी अपने फेवरेट साक्स के बारे में नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, ताकि आने वाली जो वीडियो होने वाली शार्क टैंक इंडिया की शॉर्ट क्लिप्स उसको आप मिस ना करो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ गया तो जल्दी से इसको लाइक ठोको और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स सबके साथ शेयर करो, ताकि सभी को पता चल सके इस बिजनेस रियलिटी शो के बारे में और ज्यादा से ज्यादा यूथ को अपनी लाइफ लिविंग का रियल पर्पस मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।